हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। पढ़ रहे हैं सब आप लोग। तो लास्ट टॉपिक जो है हम लोगों ने बात किया था पार्ट 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपके क्लास 10 ज्योग्राफी के। तो हमने यहाँ तक छोड़ा था, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि रिजर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, रिजर्व्स क्या होता है, आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और सोर्सेज प्लानिंग, है ना। देखो क्या होता है रिजर्व्स। Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। कह रहा है कि रिजर्व्स जो है ना वो एक स्टॉक के तरह हैं। रिजर्व्स आर लाइक a stock which can be put into use with the help of existing technical which can be accessed by ये कह रहा है कि रिजर्व्स आर लाइक a stock and those reserves can be accessed using the present technical skills like know how but their use has not been deciphered। हमें पता है कि कैसे यूज़ करना है ना। वी हैव द टेक्नोलॉजी बट येट वी हैव नॉट स्टार्टेड टू यूज़ इट, है ना। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और ये जो हमारे पास हैं वो जो फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स को नीड करा सकते हैं, जो रिजर्व्स हम लोग एज अ सबसेट मान के स्टॉक रखे हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग, जो रिवर के वाटर हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट करने में अभी प्रेजेंटली मदद कर रहे हैं। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, और ये कुछ हद तक हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। दस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्वेयर विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। और इस अगर ऐसा है तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास वाटर डैम में है, फॉरेस्ट्स में है, वो एक रिजर्व की तरह है ना, जो कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है, उसका यूज़ किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात करें, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और उसको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस कि अगर कुछ भी उसको करना है, ख़रीदना है, तो वो जो भी खरीदेगा, है ना, तो उसको रिसोर्सेज से बने हुए ही मिलेंगे। इसीलिए रिसोर्सेज जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के क्वालिटी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता है जो रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। और इसीलिए क्या है, ह्यूमन बींग्स इसको जो है ओवर यूज़ कर दिए हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से। एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और ये जो है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मतलब लेके आ गया है। कौन कौन से प्रॉब्लम है, जैसे कि डेवलपमेंट, जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर हम लोग उसको ओवर यूज़ करेंगे, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे, एक्सेस यूज़ करेंगे, तो वी कैन फेस सम प्रॉब्लम्स एंड दोज प्रॉब्लम्स आर लाइक what we are facing right now is our depletion of resources for satisfying the greed of few individuals, है ना। हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर दे रहे हैं ताकि कुछ लोगों को क्या मिल सके, उसका प्रॉफिट मिल सके। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी को करना चाहिए। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव्स नॉट और रिच और एंड पुअर। जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही कम लोगों के हाथ में आ गए हैं। कम लोगों के हाथ में मतलब कुछ ही लोग इस पे कब्जा करके बैठ गए हैं, और ये जो सोसाइटी में एक भेदभाव पैदा कर दे रहा है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है ना। हैव और हैव नॉट, मतलब जिसके पास है और किसी पास बहुत ज़्यादा है और किसी पास कुछ भी नहीं है, मतलब रिच और पुअर की कैटेगरी जो है ये बहुत ज़्यादा बनाने में सक्सेस है। तो आते हैं अपना अगला अगला क्या कह रहा है नेक्स्ट। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, इनडिस्क्रिमिनेटली अगर हम लोग या रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो ग्लोबल इकोलॉजिक क्राइसिस आएगा, ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस आएंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आप सभी को पता है, लैंड डिग्रेडेशन मतलब ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब द रिसोर्सेज विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोज रिसोर्सेज कैन ओनली बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट पीपल, है ना। एंड दैट कैन ओनली
सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, और वही क्या कर सकता है, जीवन को सस्टेन कर सकता है ना, सही कर सकता है और ग्लोबल पीस को कायम कर सकता है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज डेंजर। अगर इसी तरह इफ़ वी विल मूव ऑन द सेम पाथ, देन विद इन शॉर्ट टाइम वी आर गोइंग टू फेस द बिग प्रॉब्लम, है ना। और ये जो है कुछ ही कंट्रीज़ के द्वारा और कुछ ही लोगों के द्वारा ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और इसीलिए एक रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है कि कब हमें कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कितना करना है, किसको यूज़ करने देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी करना है। तो ऐसे सारे प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज तभी क्या हो सकता है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो का लाइफ का हो सकता है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या होता है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होता है कि नेचर के दायरे में रहे, जो नेचर रूल बनाया है उसी के दायरे में रहे, बहुत ज़्यादा नेचर की अगेंस्ट में ना जाए। दिस इज व्हाट सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट करे कि डेवलपमेंट भी हो बट एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो, ऐसे डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ डेफिनेशन भी दिया हुआ है, एक बार हम लोग we will take a look at this. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment. They are not saying that development should not take place, but development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. कहने का मतलब ये है, प्रेजेंट का जो डेवलपमेंट है वो आने वाले भविष्य के नीड्स को भी ना पूरा कर सके, तो इस तरह का डेवलपमेंट अभी हमें ऐसा नहीं करना है। मतलब हम फ्यूल को बहुत ज़्यादा अभी यूज़ करके आने वाले समय में हमारे लिए बचे ही ना, है ना, तो जो नीड है वो भी आने वाले समय में पूरा ना हो सके, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं। तो आज का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, कल के नीड को अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो दिस इज व्हाट दिस लाइन वांट्स टू से। अभी आते हैं रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। देखिए क्या हुआ था कि एक समिट हुआ था, समिट मतलब समझते हैं एक मीटिंग होता है ना, वर्ल्ड लेवल पे, तो उसी को समिट कहा जाता है। 1992 में हुआ था, जो रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। क्या हुआ था देखते हैं लाइन बाय लाइन। इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रायो डी जेनेरिया इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। 1992 में 100 देशों से अधिक के लोग, है ना, 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, 100 देशों के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कोई मिनिस्टर्स हैं, वो सारे लोग कहाँ मिले थे, रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले थे, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए, है ना। द समिट वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल एट द ग्लोबल लेवल। दिस समिट वाज हेल्ड, द पर्पज ऑफ हेल्डिंग दिस समिट वाज जस्ट टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो प्रॉब्लम जो है अभी सिचुएशन जो खड़ी हुई थी उस वक्त, उसको रोकने के लिए क्या हुआ था, यह अर्थ समिट बुलाया गया था। द असेंबल्ड लीडर साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो वहाँ पे लीडर्स इकट्ठा हुए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो है कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन साइन किया, मतलब एक पेपर पे उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि नहीं, हम ऐसे देश हैं, हम मिलजुल के जो है रिसोर्सेज का जो यूज़ है कम करेंगे, डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये डिक्लेरेशन उन लोगों ने साइन किया जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की थी। द रायो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, है ना। रायो कन्वेंशन जो थे वो एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, उन्होंने इसको लागू किया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्ट एजेंडा, और उसके बाद एजेंडा 21 जो है लागू कराया गया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके 21st सेंचुरी में। तो ये जो है और रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है ऐसा हेल्ड हुआ था। इसका मेन पर्पस था कि जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था और ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। राय कन्वेंशन इन लोगों ने क्या किया, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया, ताकि एजेंडा 21 के तहत हम लोग क्या कर सकें, वी शुड डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। नाउ लेट्स टेक a look at agenda 21 ki what is agenda 21 and what does it says. It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, है ना।
कह रहा है कि ये एक डिक्लेरेशन है जो कि साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में। कहाँ पे साइन किया था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे जो कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन देखती है। विच टुक प्लेस एट रायो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, जो कि रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 का फर्स्ट एम था कि according to agenda 21 we should achieve the global sustainable development as soon as possible, otherwise we are going to destroy our environment. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, है ना, ताकि एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट किया जा सके, पॉवर्टी को हटाया जा सके, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट को हटाया जा सके, म्यूचुअल नीड्स को पूरा किया जा सके एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक जिम्मेदारी निभाई जा सके। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट, एक और ऑब्जेक्टिव की बात करें एजेंडा 21 के तहत तो इसका मकसद ये है कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ, जो जितने भी वर्ल्ड के लोकल गवर्नमेंट है, जैसे ग्राम पंचायत अगर हमारे यहाँ की बात करें, है ना, मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, तो इन सब ने भी क्या करना चाहिए, अपने पंचायत के लेवल पे एजेंडा 21, दे शुड ऑल्सो इंस्टॉल एजेंडा 21 एंड दे शुड ऑल्सो फॉलो all these responsibilities which was signed by all the heads, more than 100 heads of the country according to agenda 21, and also they should fulfill the dream of agenda 21 that every local government should fulfill it. तो यही एजेंडा 21 का पूरा मतलब है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। देखिए रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे है, क्या कह रहा है रिसोर्सेज प्लानिंग, टेक अ लुक एट दिस। Resources planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. Resources planning is widely accepted strategy. कह रहा है कि प्लानिंग जो है रिसोर्सेज को लेकर वो वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है, मतलब बहुत लोगों ने इसको स्वीकार किया है जुडिशियस यूज़, ताकि रिसोर्सेज का वैल्यूएबल यूज़ हो सके, है ना, डिस्क्रिमिनेट के तौर पे यूज़ हो सके, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ ना हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया लाइक कंट्री में, विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन द फील्ड ऑफ रिसोर्सेज, है ना, इन द availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are different in some other resources. ऐसे जैसे बाहर इंडिया से if we talk about India, तो there are some states which are very good in minerals, but there are some states which are not good in minerals, but they also have some type of need which can be required by the other states. So this all these things we have to balance, and how this can be balanced, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कह रहा है कि देयर आर मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो देयर आर सम स्टेट्स विच हैव which have many resources, like they are having the good resources, they can fulfill their requirement, but also there are states in India which do not have, they are they are acute, where we can find the acute shortage of the resources, जहाँ पे resources बिल्कुल कम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन। अगर इसी के तहत एग्जाम्पल के तहत हम लोग बात करें तो स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट, इनके पास बहुत ज़्यादा मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स है। इफ़ यू टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश हैज़ abundance of water resources, and Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lacks in infrastructural development, but we do not have their infrastructural facilities like रास्ते वगैरह नहीं हैं। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विथ सोलार एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। अगर राजस्थान टाइप स्टेट की बात करें तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट वी आर नॉट हैविंग वाटर रिसोर्सेज ओवर देयर। So there are things like some states have the some type of quality, but some states do not have those qualities. So we have to balance all those things, है ना, ताकि किसी को isolated feel ना हो। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. जो cold region है लद्दाख का वो सभी देशों से क्या है, अलग है, मतलब उसको हम लोग अलग कर दिए हैं। जैसे कि it has very rich cultural heritage but it is deficient in water। कहने का मतलब ये है कि उसका कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है। कल्चरल हेरिटेज कहने का मतलब है वो एक धरोहर
कल्चर, सभ्यता, संस्कृति का धरोहर के तौर पे उसको रखा जा सकता है, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है ना, और बहुत जो थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट वाइटल इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो भी वहाँ नहीं है। तो दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग, और यही कारण है कि क्या नीड है, बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग की नीड बहुत ज़्यादा है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या रीजनल या लोकल लेवल पे भी। तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि भारत सबका है और सभी स्टेट्स जो हैं इंडिया के पार्ट हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक स्टेट के पास कुछ बहुत ज़्यादा है कोई रिसोर्सेस और दूसरे स्टेट को भी उसकी रिक्वायरमेंट लगती है तो वो स्टेट मना कर दे, तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया पे आते हैं, क्या कह रहा है रिसोर्सेज प्लानिंग, तो हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। नाउ कम टू द रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, कि व्हाट इंडिया इज टेकिंग द स्टेप्स टूवर्ड द रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, देखिए ये प्लानिंग जो होता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, है ना, और जो कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। इस क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इन्वेंट्री रिसोर्सेज का, पहले तो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने का जिम्मा है ना, जो हमारे अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री हैं, जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में हैं, तो पहले तो ये हमें करना होगा अगर रिसोर्सेज प्लानिंग करना है तो। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, और इसके तहत क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है प्लानिंग, है ना, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, सर्वे किया जाएगा, मैपिंग किया जाएगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किए जाएंगे, मेजरमेंट किया जाएगा रिसोर्सेज का, तो ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। दूसरा, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अगर हमें प्लानिंग स्ट्रक्चर लेके आना है तो हमें उस टाइप का टेक्नोलॉजी भी लेके आना है ताकि हम उस वैसे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें। हमारे पास स्किल्स भी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंट कर सके रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स को। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, और हम क्या कर सके, इस रिसोर्सेज प्लानिंग डेवलपमेंट को एक नेशन के डेवलपमेंट के को से क्या कर सके, कंपेयर कर सके। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग हिज गोल achieving the goals of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence। कहने की बातें हैं कि कह रहा है कि इंडिया ने रिसोर्सेज प्लानिंग जब से शुरू कर दिया था, when India introduced its first 5-year plan, and as I remember the first 5-year plan was introduced in 1953 maybe, if I am not wrong, है ना। तो सिंस 1953 इंडिया स्टार्टेड द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, है ना, उस वक्त से इंडिया जो है रिसोर्सेज की प्लानिंग स्टार्ट कर दिया था। आगे बात करें, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू डेवलप द एनी कंट्री और स्टेट और रीजन और लोकेलिटी, देन यू हैव टू बी लाइक डिपेंडेंट, you have to depend on resources. Without resources you can't develop, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology institution may hinder development। लेकिन क्या कर सकता है कि अवेलेबिलिटी के रिसोर्सेज हैं बट वी आर नॉट हैविंग दोज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स और इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेस दोज थिंग्स, देन वी कैन मे हिंडर डेवलपमेंट। हम लोग डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। अभी देखिए इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो किसके पास रिसोर्सेज तो हैं बट स्टिल दे आर बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, ऐसे रिसोर्सेज की अगर ऐसे स्टेट्स की बात करें तो। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव ए पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप। अगर बात करें तो ऐसे स्टेट्स की बात करें जो कि क्या है, पुअर हैं रिसोर्सेज में बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप, बट दे आर स्टिल इकोनॉमिकली डेवलप। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज होना ना होना, वहाँ के लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ हार्ड वर्किंग दे आर। आगे बढ़ते हैं, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। अभी जो हमारे को कॉलोनाइजेशन किया गया था पहले 1947 में तो हमें आज़ादी मिल गई, जब ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में, तो उस वक्त से हम लोग क्या हमें कॉलोनाइज कर लिया गया, हमें कॉलोनी की तरह थे, हम लोग आज़ाद नहीं थे। तो ये कॉलोनाइजेशन हमें इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास रिच रिसोर्सेज थे, है ना, और कॉलोनी सेटअप की गई थी जस्ट बिकॉज हमें किया जा सके, लूटा जा सके, और यही फॉरेन इन्वेडर्स का क्या था, एक इंटेंशन था। इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ द रीजन्स एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश इन्वेडर्स थे वो ऐसे ही
ही रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट नहीं किए थे, वो हाई डेवलपमेंट था उनके पास, रिसोर्सेज की प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग है, हाई डेवलपमेंट स्किल्स थे उनके पास, वैसे लेबर्स थे, और इस तरह उन लोगों ने हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया था और अपनी सुप्रीमेसी को हमारे इंडिया में क्या किया था, कायम किया था कॉलोनीज़ के ऊपर, हर एक कॉलोनीज़ के ऊपर उन लोगों ने इसी तरह अपनी सुप्रीमेसी को कायम किया था, जस्ट बिकॉज वो क्या थे, हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे। हम लोग तलवार की बात करते थे तो तोप की बात करते थे, है ना, इसीलिए हम लोगों से क्या थे, बहुत आगे थे, और उनकी सुप्रीमेसी हर कॉलोनीज पे बहुत ज़्यादा थी। देयर फॉर रिसोर्सेज कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ओनली वैन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल चेंज। और इसीलिए कहा जा सकता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन जब ही दे सकते हैं जब उस रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी हो और वैसा स्किल हो, तभी एक किसी भी देश का या स्टेट का या लोकेलिटी का जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल है। विदाउट दैट, विदाउट दी टेक्नोलॉजी, यू कैनॉट थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, एंड इंडिया को इस बात का बहुत ज़्यादा अनुभव है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो, और इसीलिए इंडिया जब बात करता है रिसोर्सेज प्लानिंग को तो इट डज नॉट थिंक अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ resources, but it also thinks about that how we it also thinks about the technology and the manpower skills, कि how we will access those resources, and these all are the part of the resources planning, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। अभी क्या है, इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा मतलब हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है इस बातों का, तो इंडिया इस बात का हमेशा ध्यान रखता है कि रिसोर्सेज प्लानिंग जो है यूं ही बातों बातों में नहीं होता, और रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए सिर्फ रिसोर्सेज को मिलना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ, यू कैन से द रिसोर्सेज प्लानिंग। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देख लेते हैं, देखें, एक मिनट, हाँ, लेट्स मूव टू द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कह रहा है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio economic and environmental problem। लेकिन क्या है, इसका रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़, इरेशनल यूज़, बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन और इस रिसोर्सेज का, ये हमें सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डाल सकता है। सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सामाजिक आर्थिक जो है हमारी कंडीशन जो है ख़राब हो सकती है, और इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट। अब इस जो प्रॉब्लम से ओवरकम होना है तो हमें रिसोर्सेज कंजर्वेशन को है और लेवल पे लागू करना होगा। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और यही जो पास्ट में भी अगर बात करें, जो अभी हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो पास्ट जितना भी हमारे पास गया 1600 से लेके चलें, तो जो हमारे पास जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स हुए, जो फिलोसफर्स हुए, उन्होंने इसी बात पे ध्यान दिया। एग्जाम्पल के तहत पे अगर गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन, गांधी जी की अगर बात करें तो ही वॉज वेरी एप्ट इन वोटिंग, एक मिनट, अगर हम लोग एक मिनट, हम लोग बात करें, गांधी जी बहुत ऐप्ट थे वॉइसिंग इज कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स। जो गांधी जी थे वो रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो थे कंसर्न थे, और उनकी बातों से, अगर उनकी बातें देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस एक कोटेशन दिया था, क्या था, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। कह रहे हैं कि हमारे पास इतना है कि हम लोग क्या कर सके कि सभी के नीड को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। कहने का मतलब ये है, अगर हमें हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको यूज़ करके हम अपनी नीड को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए हम अपनी रिसोर्सेज का क्या करें, ओवर यूज़ करें, उसको एक्सप्लॉइट करें, उसका इरेशनल कंजम्पशन करें। तो गांधी जी का ये कहना था, ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्सेज डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। वो कहते हैं कि जो हमारे पास सेल्फिश इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, जिनका नेचर एक्सप्लॉइटेटिव होता है, जो ग्रीडी होते हैं, जो मतलब खुद की सोचते हैं,
है ना, वो मानते हैं कि ये सारा कुछ क्या है, ये जो कसूर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है, और यही रूट कॉज है कि रिसोर्सेज डिप्लेशन का ग्लोबल लेवल पे। मतलब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है तो आज रहते तो कारण इसी का बताते, और सही में कोई भी बताएगा। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह जो एक साथ हज़ारों हज़ारों चीज़ें बनती है उसके क्या है थे, अगेंस्ट थे। वो कहते थे एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, कहते थे कि हज़ार प्रोडक्ट एक मशीन द्वारा नहीं निकलना चाहिए, जबकि हज़ार आदमियों द्वारा जो है प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट निकलने चाहिए। सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के खिलाफ थे, जबकि प्रोडक्शन मासेस द्वारा होनी चाहिए इसके मतलब फेवर में थे, कि पीपल ने क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। मशीन शुड नॉट रिप्लेस द पीपल, है ना, शुड नॉट रिप्लेस द वर्कर्स इफ़ दे आर डूइंग सो दैन, कि इस और यही अगर ऐसा हो रहा है तो यही कारण है, क्या डिप्लेशन का कारण यही बनता है। अभी देखिए इंटरनेशनल लेवल की अगर बात किया जाए तो एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ द रोम एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, क्लब ऑफ रोम जो है रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेकर फर्स्ट टाइम जो है मोर सिस्टमेटिक वे से काम किया था, 1968 की बात है। सब्सिक्वेंटली 1974 में गांधीयन फिलोसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड। अब 1974 में गांधीयन फिलोसफी को एक बार फिर से प्रेजेंट किया गया था, और किसके द्वारा, एस्क्यूमेकर इन हिज बुक, एस्क्यूमेकर के द्वारा लिखा गया था, और उसके बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना, छोटा बहुत सुंदर होता है। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय द ब्रेडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। कह रहे हैं कि द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन, जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन को लेकर जो बातें थी ग्लोबल लेवल पे, वो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में लाई गई थी 1987, है ना। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये रिपोर्ट क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन, और रिसोर्सेज कंजर्वेशन की भी बात करता है, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन ए बुक एंड टाइटल आवर कॉमन फ्यूचर। और ये रिपोर्ट जो है बहुत जल्दी एक बुक में क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया था। उस बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, है ना, हम सभी लोगों का एक समान जो है भविष्य। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992। और हुबही आपने अभी ये पढ़ा कि रायो डी जेनेरियो में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, डिजीज़ फ्री की बात हो रही है ना। तो ये सारा बात हम लोग वहाँ पे भी देखे, तो हुबहू जो कंट्रीब्यूशन था वो रायो डी जेनेरियो में भी मतलब ये सारा बात हुआ था, वो यही कह रहा है। तो अभी यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज, जो हमारे पास अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। और होप कि और दो इसके पार्ट बनेंगे और इस चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे तरह से जारी रखिए, है ना, एंड यू डोंट हैव टू गेट पैनिक एज एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड एज अर्ली। बहुत जल्दी जो है कंडक्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम वगैरह, नवंबर में होने वाले हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहें और चीज़ों को समझते रहें। तो चलिए आप अपना सब ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।